पट्टी वाला प्लान बनने लगा। मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी। एआईएमपीएलबी के आह्वान पर वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर कई जगहों पर लोग नमाज अता करने पहुंच गए। वहीं ओवैसी, अखिलेश, ममता समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतर आए हैं। इस बिल को असंवैधानिक करार देने लगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि अगर विरोध के लिए कोई तर्क है सामने रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय को गुमराह न किया जाए। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि जब वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश ही नहीं हुआ, इससे पहले ही विरोध का बिगुल क्यों फूंका जाने लगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब देश ईद का जश्न मना रहा था, यूपी से लेकर दिल्ली, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईद की खुशियां बांट रहा था, तब खुशियों के त्योहार पर मोदी विरोध की नई चाल चली जा रही थी। वक्फ बिल के नाम पर गुमराह करने की प्लानिंग हो रही थी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईद के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का नया तरीका इजाद हुआ। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अता करने पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़, देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल है कि जब वक्फ पर नया कानून बना नहीं, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ नहीं, तब विरोध क्यों? क्या मोदी सरकार बिल ला रही है सिर्फ इसलिए विरोध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है, लेकिन जब तक वक्फ के नाम पर मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जाने लगा, तो सत्ता पक्ष का भी सटीक जवाब आया। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जब सियासी घमासान छिड़ा, तब ईद पर आई एक और तस्वीर पर सवाल खड़े होने लगे। तस्वीर ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की है। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ, एमपी के भोपाल, हरियाणा के नूह, उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में नमाजियों के हाथों में झंडे के अलावा तख्तियां भी दिखाई दी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे गए थे। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें भी मोदी विरोध की नई चाल हैं? और सवाल ये भी कि खुशियों के इस त्योहार ईद पर ब्लैक डे का सिग्नल क्यों दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। त्योहार खुशियों का ईद, लेकिन मौका इसके जरिए भी राजनीति को चमकाने का दिखाई पड़ता रहा। काली पट्टी बांधकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी लोगों को जाने के लिए कह दिया, नमाज अता करने के लिए कह दिया, एक ऐसे बिल को लेकर जो अभी सदन में सामने आया ही नहीं है। कई चीजें यहां पर उठने लगी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बारे में जो जवाब आप तक पहुंचे दर्शकों, वो जवाब उन लोगों के जरिए पहुंचे जो इस बात का दम भरते हैं कि इस बारे में उनके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा है और वो शायद बेहतर तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मुफ्ती शमान काजमी मेरे साथ इस्लाम के जानकार, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए हैं।
मेरे साथ सफ़ीउल्लाह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं सेक्रेटरी हफ़ीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। सबसे पहले यासिर जिलानी, मैं आपका रुख कर लेता हूँ। ईद की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपने तो सेवइयाँ खा ली होंगी, बहुत स्वाद होगा, बहुत मिठास होगी, लेकिन हंगामा क्यों बरपा उस पर जो अभी सदन में आया नहीं। चलिए शुरुआत के 2 मिनट आपके लिए यासिर भाई। की पुरखलूस मुबारकबाद। ईद जो है वो खुशियाँ लाता है, ईद दोस्ती कराता है, ईद इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो शुभ नवरात्रे चल रहे हैं उसमें ईद है। तो ये जो साझा संस्कृति भारत की है और भारत जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं हंगामा क्यों है बरपा, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। कौन लोग हैं जो वक्फ को लेके चर्चा नहीं करना चाहते हैं? देखिए, जो लोग हाथों में काली पट्टी बांध रहे हैं वो मुसलमानों के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्लियर अल्फाजों में कहते हैं कि किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसे, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाएगा, किसी से कोई चीज छीनी नहीं जाएगी, तो आखिर ये झूठ के आधार पे प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों, जब आपके पास पिछले 60-70 सालों से वक्फ आपके हुकूमत में आपके लोगों के पास था, तो आपने गरीब मुसलमानों के लिए एक भी अगर वेलफेयर का काम किया है? मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं विपक्ष के, वो एक वेलफेयर का काम अगर बता देंगे तो मैं अपने आप को सामाजिक लाइफ से अलग कर लूंगा। पिछले 60 सालों में वक्फ की जितनी बुरी हालत हिंदुस्तान में कांग्रेस और उसकी मिलीजुली पार्टी की सरकारों ने राज्य में और केंद्र में किया है, ये सब जानते हैं। वक्फ लैंड माफियाओं का एक गिरोह था जो वहां की लैंड को लूटता था और जिसके पास वक्फ होता था वो अमीर हो जाता और जो गरीब मुफलिस जो मुसलमान हैं उनको और गरीब बनाने का काम किया गया। जब इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करी, इस सरकार ने कहा कि उन लैंड माफिया लोगों को जिन्होंने तमाम वक्फ की लैंड को लूट के अपने आप को अमीर बनाया है उसकी हम जांच कराएंगे और इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। तो आज इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है और गरीब जो बहुत ही हृदय से सच्चा मुसलमान होता है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं। ये वही वाली चाल चल रहे हैं जब कहते थे शुरुआत में कि आरएसएस और भाजपा आ जाएगी तो भारत से मुसलमानों को पता नहीं किस देश में भेज दिया जाएगा, लेकिन एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं गया। ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी पे मुसलमानों को भड़काया और कहा कि आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, आपको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा, लेकिन भारत का एक भी मुसलमान अपने संवैधानिक ताकत के बदौलत, जो संविधान ने उसको ताकत दी है, जो सरकार का उसको साथ मिला है, उसके बदौलत वो कहीं भारत से बाहर नहीं गया। मुझे बेहद अफसोस हुआ कि आज ईद के शुभ दिन पे मुसलमानों को भड़का के कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ओवैसी जैसे लोग काली पट्टी ओवैसी तो ये कह रहे हैं यासिर जिलानी कि खानकाहों पर, मस्जिदों पर, इबादत गाहों पर कब्जा करने की शुरुआत है। हालांकि मैं यहां पर अपने दर्शकों को यह बता दूं कि अभी ये चीज सदन के पटल पर आई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है। मुझे तो आप ये जानिए कि मेरे पास, मैं बहुत वक्फ को 1944, 55, 56 से 2013 तक के अमेंडमेंट को मैं आपके सामने रख सकता हूं अगर मुझे वक्त मिले। मैंने इस पे गहन एक तरीके से शोध किया है और मैंने कब कैसे कैसे वक्फ की ताकत को मुतवल्ली और वहां के चेयरमैन को दिया गया, ये मैं जानकारी रखता हूं। लेकिन मैं सिर्फ आज की बात करना चाहता हूं कि आज ईद के शुभ दिन पे, ईद खुशियों का त्योहार होता है और काली पट्टी एक तरीके से आप मनहूसियत की बात कर रहे हैं। मैं ये वर्ड इसलिए बात कर रहा हूं कि ये निगेटिव फैलाने का काम करता है, ये आपको और निगेटिव बनाता है। और देखिए, जो हमारे भोले भाले मुसलमान हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो गांव कस्बों में रहते हैं और अपनी जिंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे से करते हैं, उनको सरकार के खिलाफ भड़का के ये लोग काली पट्टी बंधा के आज जो ईद का
मैसेज होता है, ईद जो खुशियों का त्योहार है उसके ऊपर भी मिट्टी डालने का काम ठीक, किया है। ठीक ये मैं आपके माध्यम से भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पूछिए ओवैसी साहब से हैदराबाद में कितनी वक्फ की जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जो दारुस्सलाम है वो किस जमीन पे बना हुआ है, इस पे चर्चा करनी होगी। और मैं इस्लामिक स्कॉलर जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो सवाल पूछे ओवैसी और उन लोगों से जिन्होंने वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनों को कब्जा करके अपनी राजनीति चलिए, जब उनका मौका आएगा यासिर भाई तब वो अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन अब आपने कहा कि वक्फ की जमीन, तो करीब 8,70,000 संपत्तियां इस वक्त वक्फ के पास हैं। जो लोग हमारे समझ नहीं रहे इन चीजों को, वक्फ का आखिर आया कहां से? अरबी भाषा का शब्द है वक्फा, आपने सुना ही होगा, यानी ठहरना। और ये कोई जो मुस्लिम है वो अगर दान करता है इसे धर्म के कामों में, रिलीजन के कामों में, तो यह अल्लाह को ट्रांसफर माना जाता है, इर्रिवर्सिबल चीज होती है। यह मोटा मोटा मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आपने यासिर जिलानी को सुना, मैंने डॉक्टर जयराम रमेश को सबसे पहले सुनवा दिया था। उनके मुताबिक ये जो भी संशोधन को लेकर ये सारी बात सामने आ रही है, वक्फ अधिनियम को लेकर जिसको पेश किया जाना है, जेपीसी ने जिसके ऊपर चर्चा की थी और बहुत सारे जेपीसी के पॉइंटर सामने आए, मैं एक एक करके उसमें बीच में भी रखूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह संविधान पर हमला है, कैसे समझाएं? राजीव जी, आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को ईद की मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद आपको भी। और ये बड़ा खूबसूरत दिन है। और अभी यासिर जी ने तो सेवैयां खा ही ली होंगी, पर यासिर जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब वो कहते हैं कि आपने ईद की भावना को, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी है, तो मैं उसमें ही रिप्लाई करना चाहूंगी कि आपने ईद की भावना को करप्ट किया है जब आप काली पट्टियां लगा के। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि यही तिलक थे जिन्होंने गणेश उत्सव में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई थी। तो जो सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, जो सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें लोगों का एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की, अपने संपत्तियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राजीव जी, आपने एक बहुत बेहद जरूरी सवाल से ये डिबेट ओपन की है कि जब तक ये सदन में आया नहीं है तब इसकी क्यों विरोध हो रहा है। पर यह बात यहाँ गौर करने लायक है कि यह सदन में आने से पहले ये जेपीसी में गया था। जेपीसी में जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ। 450 पेज की रिपोर्ट को जेपीसी मेंबर्स को बोला गया था 1.5 दिन में दिए। डिसेंट नोट उसमें शामिल नहीं है। नॉन स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया और स्टेक होल्डर्स में तकरीबन, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जेपीसी जिन्होंने अटेंड की है, हमारे सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा के एमपी भी हैं, उनका ये वक्तव्य, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं उसी को दोहरा रही हूँ। उनका कहना है कि तकरीबन 98% स्टेक होल्डर्स ने इसको वो किया और जेपीसी के मेंबर्स ने, अपोजिशन मेंबर्स ने कहा कि आप बड़े स्टेक होल्डर जैसे माइनॉरिटी बोर्ड के वेलफेयर के चेयरमैन को बुलाइए, वो नहीं बुलाया गया। वहीं किरण रिजिजू जी कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया गया, पर जितने भी डिसेंट नोट अपोजिशन मेंबर्स ने लिख कर दिए हैं वो इसमें नहीं है। तो जब अपोजिशन मेंबर्स के डिसेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जब भी जेपीसी में कोई भी पॉलिसी जाती है तो क्लॉज बाय क्लॉज उसका एक एक पन्ने, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है, डिसेंट लिया जाता है, नोट्स बनाए जाते हैं। वो कुछ नहीं हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरीके से मोदी सरकार हर बिल को, चाहे वो कृषि बिल हो, हर बिल को जिस तरीके से बुलडोज करती है, वक्फ बिल के साथ भी यही हो रहा है। सभी अपोजिशन मेंबर्स, सिर्फ AIMPLB नहीं, सभी अपोजिशन मेंबर्स की डिमांड है कि स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। और जयराम जी ने 5 पॉइंट्स में से समझाया है कि किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान की आत्मा पे आक्रमण है। तो चाहे वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन हो, चाहे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन दान कर सकता है इसको, चाहे जब वक्फ की प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया गया था उसकी कानूनी प्रावधानों को कमजोर किया गया है, या फिर आरोप की स्थिति में अगर किसी के पर जबरन इंक्रोचमेंट का आरोप, जो अब ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अगर ये आरोप है तो कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नामित अधिकारी उसको बिना सिर्फ आरोप लगने पर उसको रद्द कर सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, संविधान इन्हें देता है अल्पसंख्यक समुदाय को समान अधिकार और सुरक्षा, और यह उसको सुनिश्चित करना हर राजनीतिक पार्टी का वो है, उद्देश्य है। और जब आप कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आपने इतना किया, तो अभी 2024-25 का बजट गया है और उसमें बजट कट्स हम सबके सामने है। चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 83% का कट हो, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 84% का कट हो, चाहे नई मंजिल को स्कीम को खत्म कर देना, उड़ान स्कीम को खत्म कर देना, मौलाना आजाद फेलोशिप को स्कीम को खत्म कर देना,
64 करोड़ का नेशनल ओवरसीज माइनॉरिटी के बच्चों को भेजा जा रहा था, उसको कट करके 0.04 करोड़ कर दिया गया है। तो जब ये बात करते हैं कि हम मुसलमानों के वेलफेयर के, आप उनकी शिक्षा के अवसर तो रखिए, आप उनके रोजगार के अवसर तो रहिए। आप बस ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इस मंदिर की जमीन ले ली, इधर ले लिया, उधर ले लिया। तो मुझे लगता है कि आज जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है काली पट्टी लगा के नमाज में, ईद के खूबसूरत दिन को, ईद के पावन दिन को, तो इन्होंने अपना यह डिसेंट दिखाया है, अपना ये बताया है कि उनपे संविधान, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी के तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। और संविधान उन्हें यह हक देता है कि वो अपना अधिकार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। तो यह पूरा प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ था। हाँ, रिबटल पे आता हूं। देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा ये भी कहा है। बहुत जल्दी 20 सेकंड में रिबट कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता मोहतरमा ममता त्रिपाठी जी अब बड़ी नहीं, ममता नहीं, पूजा त्रिपाठी जी, सॉरी, पूजा त्रिपाठी जी, सॉरी, बड़ी जज्बात में आके, क्योंकि तुष्टीकरण के चैंपियन तो कांग्रेस पार्टी है, सब जानते हैं। 72 में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1972 में था, बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन लोगों ने उस मुस्लिम पर्सनल लॉ को बना दिया। संवैधानिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ 2008 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सरकार के टेबल पे आई थी, और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हाल किया है कांग्रेस की सरकार ने 2013 तक, ये हिंदुस्तान जानता है। इस पे भी चर्चा हो रही है। चलिए यासिर भाई, आपने एतराज जता दिया, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे साथ और भी खास मेहमान हैं, मेरे साथ चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हफीउल्लाह साहब मेरे साथ, इस्लाम के जानकार, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हफीउल्लाह साहब आपका। ये जो कयास लग रहे हैं, मैं कयास इसलिए कह रहा हूं कि जेपीसी से निकले हुए पॉइंटर्स, वो जो उनकी बैठकें हुई थी वो तो मेरे सामने हैं, लेकिन क्योंकि अभी पार्लियामेंट में सदन के पटल पर चीजें नहीं आई हैं तो मैं ठोक बजा के नहीं कह सकता कि यही चीजें हैं यहां पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं सबको? और ईद के मौके पर अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि आप काली पट्टी बांधिए और इसका विरोध कीजिए, उस चीज का विरोध कीजिए जो चीज अभी पेपर पर सामने नहीं है, तो उसको कितना जायज आप समझते हैं हफीउल्लाह साहब? देखिए राजीव जी, मैं समझता हूं कि आप सिर्फ मुसलमानों को अलग थलग करके नहीं देख रहे हैं, बाकी सब भारतीयों को एक जैसा देख रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूं, अगर आप सब भारतीयों को एक जैसा देखते हैं तो जब बीजेपी ने किसानों के मफाद के लिए बोलकर बिल्स लाई थी, तो क्या वो बिल्स आने से पहले वो स्ट्राइक नहीं किए थे कि वो मांगे नहीं रखी गई थी? तो क्यों मुसलमानों की मांगे रखने को ऐसा आप बयान कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को भी नागरिक होने के नाते पूरा हक हासिल है कि वो जो चीज़ उन्हें नुकसान पहुंचाती है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, वो कहें हुकूमत से कि ये हमें ठीक नहीं है। जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, आप अच्छी तरह ये जान लें कि वक्फ बिल जो है हमारे इस्लाम पर हमला है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हमला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आज़ादी दी गई है रिलीजियस इश्यूज़ को, और वक्फ जो है मुसलमानों का रिलीजियस मैटर है। और मैं खुद एक प्रॉपर्टी वक्फ किया हुआ हूँ, और मैंने खुद लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल हो, और वो छोड़कर दूसरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जबकि हुकूमत कई हमारी प्रॉपर्टियों पर हुकूमत खुद बैठी हुई है, उसको हड़पने के लिए ये बिल लाई गई है। हमें साफ मालूम है, साढ़े 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को मालूम है, किसी के भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पट्टी बांधकर आज ईद की नमाज पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है। और जहाँ तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम तो इनसे मुसलमान कोई तवक्का नहीं कर सकते जो बीजेपी में है कि वो मुसलमानों की या इस्लाम की बात कर सकें। बेचारे वो अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो भी साइडलाइन कर दिए जाए। नहीं, जैसे ये तो आपने वो बात कह दी, ये तो आपने वो बात कह दी कि किसी दूसरी पार्टी में अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो अपने उसकी बात ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है लोकतंत्र है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, आपने बहुत अच्छी हफीजुल्लाह साहब बात कही। आपने कहा कि ये इस्लाम के ऊपर हमला है। जरा मेरे दर्शकों को समझाइए, क्या वक्फ सभी इस्लामिक कंट्रीज में है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। कर्नाटक में क्या वक्फ सभी इस्लामिक कंट्रीज में है? जहां इस्लाम, राजीव जी सभी इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ है। राजीव जी, इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ बोर्ड रहने की जरूरत नहीं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिसको गवर्नमेंट वहां डायरेक्टली हैंडल करती है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं।
मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, तुर्की की बात करें जो अपने को लीडर बनने की कोशिश करते हैं, वहां वक्फ का कोई वजूद नहीं है। मिस्र में वक्फ का कोई वजूद नहीं है। माय डियर सर, जो जॉर्डन जो सबसे ज्यादा इस्लामिक कहा जाता है, तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। जॉर्डन में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ नहीं है। माय डियर राजीव जी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। वहां वक्फ बोर्ड के रहने की जरूरत नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है भाई। गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल करती है वक्फ प्रॉपर्टीज को वहां पे। चलिए, यहाँ गवर्नमेंट चूंकि सेक्युलर गवर्नमेंट है, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है ताकि वो मुसलमान मेंबर्स को रख के हैंडल किया जाए। अब बीजेपी जो है उसमें हिंदू मेंबर्स को ठोसना चाहती है, जिनका अकीदा, जिनका बिलीफ इस्लाम पर नहीं है, जिनका फेथ इस्लाम नहीं है, नहीं, थोड़ा देर रुक के बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको हफीउल्लाह साहब एक बात बता दूं कि वक्फ का जो कामकाज है उसको लेकर जो शिकायतें हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड शिकायतें हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, 9,942 मुस्लिमों ने शिकायतें की है, वक्फ प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किया है। इनके जो न्यायाधिकरण हैं, अब तक उनके पास कहीं अपील का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो सारी शिकायतें अभी तक लंबित के तौर पर हैं। लेकिन तमिलनाडु का एक गांव है थिरुचेंथुरई, वो पूरा गांव वक्फ ने कह दिया कि मेरा है। किसान राजगोपाल अपनी जमीन नहीं बेच पाता। सुनते रहिए सर, आपको तो मैंने एट लेंथ दे दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान कोई कागज नहीं है, लेकिन उसे वक्फ अपना कहता है। सूरत की बिल्डिंग अपनी कहता है। बेट द्वारिका जो कृष्ण की नगरी है, उसे वक्फ अपनी प्रॉपर्टी कहता है। शिव शक्ति सोसाइटी गुजरात की अलग ही कहानी है। खैर, मैं औरों के पास भी जाऊंगा, आपको मैंने मौका दिया, आपने मुझे एक जगह करेक्ट किया कि इस्लामिक कंट्रीज में गवर्नमेंट सब देख रही है। मुफ्ती शमून काज़मी भी मेरे साथ हैं। मैं आपके सामने भी हफीउल्लाह साहब की तरह वैसा ही सवाल रखूंगा। क्या हफीउल्लाह साहब जो कह रहे हैं इस्लाम पर हमला है, आपको भी यही लगता है मुफ्ती शमून काज़मी? शफीउल्लाह साहब, शाह जी, माफी चाहता हूं, शफीउल्लाह साहब, माफी चाहता हूं, शफीउल्लाह। देखो राजीव वर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम इस पे बात करें कि देश में आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड के जितने चेयरमैन बने हैं वो सब मुस्लिम ही रहे और मुतवल्ली भी लगभग मुस्लिम ही रहे। 60 साल के अंदर कांग्रेस का कार्यकाल रहा और ये जितनी तंजीमें हैं ये कांग्रेस की सपोर्टर थी। तो इन्हें तो सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से के ज़माने में कांग्रेस से करना चाहिए, जो इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कि आखिर उन्होंने 60 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी जो तीसरे नंबर की है, जो यतीमों को, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ की गई थी, तो उन वक्फ करने वालों की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस चीज में हुआ? क्या उनके जाती पर्सनल उनके इस्तेमाल में हुआ, या जो नादार जिनके लिए वक्फ की गई थी वो प्रॉपर्टी उनके काम में आई? क्या उस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई? तो अगर तीसरे नंबर की वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने अपने औलाद को न दे करके उन यतीमों और मिस्किनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वक्फ किया था, उसका इस्तेमाल क्या उन्होंने मुतवल्लियों और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वो सभी मुस्लिम थे? तो मैं ये कहता हूं कि जितने उस जमाने के अंदर चेयरमैन रहे हैं, आज की सरकार उनकी अगर इंक्वायरी कराएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब रह जाती है बात यह कि आज की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट के लिए मुफ्ती शमून काज़मी, आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप इसमें कुछ गलत देख रहे हैं इतने सालों में जो हुआ? हाँ, मैं वही आपको सामने कह रहा हूं कि जितने भी अब तक के चेयरमैन हैं, मैं तो एक बहुत ही ये चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि आखिर हम ये देखें कि उसमें कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों की सिर्फ तुष्टिकरण किया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या ये 60 साल से ये उनकी निगरानी में थी, या कांग्रेस और उनसे जो रिलेटेड अन्य पार्टी हैं जो सेकुलर कहलाती हैं उनके थी?
तो क्या उसमें जितने हमारे ये पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आज बात कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ये नहीं होना चाहिए था आज के उस प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ उस पर आवाज उठानी चाहिए थी? आज ये बताइए कि अगर उसमें संशोधन हो रहा तो 10 साल के का कार्यकाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री का, तो कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जहां वो भेदभाव कर रहे हैं। सारी योजनाओं में मुसलमानों को शामिल किया है। अब अगर इसमें संशोधन हो रहा है तो आप संशोधन के प्रावधानों के ऊपर फिर अपनी बात रख अखिलेश सकते हैं। यादव, कांग्रेस, ओवैसी, ये सब एक जगह पर आकर विरोध क्यों करने खड़े हो गए? मैं आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन बड़ी खबर ये है कि वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, बता देते हैं। वक्फ बिल पर गुमराह मत कीजिए, किरेन रिजिजू ने एक बार फिर अपनी बात रखी। वक्फ बिल पर अपने पॉइंट रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए, गुमराह मत कीजिए। सदन में चीजें आए तो अपने पॉइंट रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए, लेकिन गुमराह मत कीजिए, ऐसा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है। अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। सदन के अंदर अपनी बात रखिए, पढ़िए, डिबेट में हिस्सा लीजिए, ऐसा किरेन रिजिजू कह रहे हैं। और हमेशा सदन की कार्रवाई और सदन की परिपाटी यही रही है कि अपनी बातें खुलकर रखिए, चर्चाओं में अपने पॉइंट रखिए, बाकी चीज़। मुफ्ती शमून काज़मी बात पूरी करें। मेरे साथ चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं डिबेट में हिस्सा बनाऊंगा। मैं अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने जो कहा, मैं उनका समर्थन ये करता हूं कि मेरी उनसे कई वार्ताएं हो चुकी हैं और वो बहुत समझे हुए और माइनॉरिटी से ही आते हैं। और मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जहां मैं मदरसा बोर्ड का एज ए अध्यक्ष के, हमने मदरसों को इसीलिए अवेयरनेस लाने के लिए उनकी क़यादत के अंदर उनके नेतृत्व में एनसीईआरटी लागू किया है, ताकि कल आने वाले दिनों में ये बहका न सके। आज अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर आप मुसलमानों के मसीहा बन के, उन्हें गुमराह करके, उनके हमदर्दी हासिल करने के नाम पे करें, यह उचित नहीं है। आपको अपनी बात आप कहिए कि भाई आप सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, मगर आप ये कहें कि ये सरकार मुसलमानों को कहीं नुकसान पहुंचा रही है या उनके खिलाफ काम करने जा रही, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपकी बीजेपी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस से कोई आपके रिश्तेदार, मगर आप तो रिश्तेदारी कैसी निभा रहे हैं। 1947 से और आज तक उनके मीडिएटर की हैसियत से ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम और अन्य तंजीमें हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज देश के मुसलमानों से कि ना आपकी मस्जिद कहीं छीनी जाएगी, ना कोई कब्रिस्तान पे कोई कार्रवाई होगी। ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेकर आए, उसमें भी मैंने ये कहा है कि ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। किसी भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और इस्लाम से कोई टकराव नहीं। ठीक है। आपका कहना है गुमराह करने की कोशिश हो रही है, काली पट्टियां बांधे ओवैसी हमको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसके आते ही मस्जिदें और खानकाह छीन लिए जाएंगे। हालांकि अभी हम सबको जानना है कि सदन के पटल पर जब ये चीजें रखी जाएंगी तो उसमें क्या है वो तभी सामने आ पाएगा, उससे पहले शायद हमको भी कॉन्क्रीट नहीं पता होगा। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होगा और मैं आपको भी पूरा मौका यहां पर दूंगा। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 एक चीज कहता है जो हमेशा बहस का एक हिस्सा रहा है कि इसके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। वक्फ को यहां पर कोई प्रमाण नहीं देना होता था, वो अगर किसी संपत्ति को अपना बताता था तो उसके बाद दूसरे को साबित करना पड़ता था। ऐसी बातें जरूर निकल कर आई, छन कर आई कि इसमें कोई संशोधन जैसी बात जेपीसी के दौरान दिखाई पड़ी जो शायद एक इसका हिस्सा हो। लेकिन हंगामा तो बरपा हुआ है चक्रपाणी जी महाराज। आज ईद के मौके पर भी उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से ले रहे हैं आप? देखिए राजीव जी, हमें बड़ा स्पष्ट रूप से बहुत ही राष्ट्र को ध्यान में रख करके इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी हमारे सामने जो सफीउल्लाह साहब बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है,
उन्होंने बड़ा तरीके से कहा कि यह इस्लाम पे हमला है। आप जरा सोचिए कि जो देश की सरकारों ने, जो पिछली सरकारों ने जब इसी वक्फ बोर्ड को जब बना दिया, एक भस्मासुर का रूप दे दिया कि भाई एक जिस जमीन पे हाथ रखेगा उसका हो जाएगा, न्यायपालिका भी उसकी होगी, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो ये इस्लाम पे अब जब संशोधन हो रहा है तो इस्लाम पे हमला कैसे हो गया भाई? इसको आप जानबूझ करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यह तो देश पे हमला था जब उसको भस्मासुर का रूप बना दिया गया एक वक्फ बोर्ड को। आप जरा सोचो, जिस हिंदुस्तान ने, जिस हिंदुओं ने केरल में सबसे पहले मस्जिद के लिए जमीन, केरल के राजा ने जमीन दी, आप जरा सोचो, जिस हिंदुस्तान ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र ही दे दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, आज तो इस्लाम पे हमला होने की सरकार करने लगी और देश करने लगा। जब संशोधन करी तो इस्लाम फोबिया आप जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, इस्लाम को विक्ट्री कार्ड खेल खेल करके जिस प्रकार से भड़काऊ चीजें कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी ने बहुत सही कहा। इस बात को हमें समझना होगा। और हमारे इस्लामिक स्कॉलर, हमारे माननीय मुफ्ती समीन कासमी साहब ने बहुत सही कहा, इस वक्फ बोर्ड को कहीं आप नहीं देखेंगे कितनी त्रासदी आई कि कभी किसी को, गरीबों को सहयोग किया हो, कभी किसी ने राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके काम किया हो। सिर्फ इसका काम है जमीन कब्जा करना, प्राचीन मंदिरों पे अपनी दावा कर देना, प्राचीन अपने स्थानों पे दावा कर देना। अब आप साबित करते रहो, जिस पे हाथ रख दिया अब तुम साबित करते रहो, धक्के खाते रहो। तो इसमें पाप की जिम्मेदार पिछली सरकार भी है जिसने इसको भस्मासुर बना दिया। जब एक पाकिस्तान देश बन गया तो भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता भाई? अभी आप कह रहे थे, हमारे सफीउल्लाह साहब कह रहे थे कि इस्लामिक देशों में भाई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां सब सरकारें देखती है। अरे भाई, तो भारत में क्यों आवश्यकता है? अगर जो देश पाकिस्तान बन गया वहां पे जाए ना, वक्फ बोर्ड की वहां आवश्यकता है। अब यहाँ पे तो हर व्यक्ति को स्वयं अधिकार मिलता है, चाहे हमारे कासमी साहब हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे यासिर जिलानी साहब, सबको देश से देता है रोटी, कपड़ा, मकान और पूरे अधिकार देता है। कहीं आप मस्जिद बनाने तो कोई रोकता है क्या? लेकिन इस प्रकार से एक भूमाफिया तैयार कर दिया गया वक्फ बोर्ड के नाम पे, और पिछली सरकारों ने किया, अपनी सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए किया। ये सिर्फ ये पूरे हिंदुस्तान पे लेकिन हमला है। एक नहीं, सभी विरोध कर रहे हैं। एक नहीं, सभी विरोध कर रहे हैं, हर दल विरोध कर रहा है। तो क्या वो सब वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जो विरोध कर रहा है विरोध नहीं करो। देखिए लोकतंत्र है, इसमें आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा, वक्फ बोर्ड ने अभी तक निर्माण होने में कितने देश की सेवा किया है? कहा मुख्य धारा में आकर के किसी कभी त्रासदी आई तो लोगों को सहयोग कभी आपने सुना है क्या? हमने आपने तो नहीं सुना है। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने जो कहा कि वो यतीमों के लिए, चाहे इसके लिए बने हुए थे, कितने यतीमों को उसने बसाने का काम किया है। तो सवाल इस बात का है, मेरा ये मानना है, वक्फ बोर्ड की पूरी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए और उसकी जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर गरीबों में, असहायों में, दीन दुखियों में, यतीमों में बांटना चाहिए ताकि देश तरक्की करे। इस प्रकार से किसी संस्था को आपने भस्मासुर बना दिया, उसको न्यायपालिका का अधिकार दे दिया, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हुआ। इस्लाम पे हमला नहीं है। चलिए, ये आपका तर्क हो सकता है, ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन वक्फ के मामले में कहा जाता है एक बार अल्लाह को दी गई चीजें रिवर्सिबल नहीं होती है। हालांकि जहां पर वक्फ ने अपनी लिमिट से ज्यादा आगे जाकर किसी भी जगह पर कब्जा कर लिया है, शायद उसके लिए एक ऐसा सेक्शन तैयार करने की कोशिश है जहां पर कलेक्टर जिम्मेदार होगा और वो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी मिलान करेगा, उसकी जांच करेगा। लेकिन यासिर जिलानी, मैं अब आपको ही लाना चाहूंगा, वजह क्या आपको लगती है? मैं आपका सीधा सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार बिल ला रही है, विरोध इसलिए हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस बिल के आने के बाद तारीख में एक ऐसा बदलाव होगा जो पूरी तरीके से इन चीजों को बदलेगा जो इतने सालों से चली आ रही हैं, वो स्वीकार नहीं किया जा रहा? राजीव भाई, देखिए 2013 के बाद भारत के अंदर एक ऐसी सरकार आई जो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी को सामने रखा, उसने आधार बनाया अपने काम का, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये एक बड़ी ताकत सामने रखी तो बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी। शफीउल्लाह साहब अभी मुझे मेरे ही मुसलमान होने पे चैलेंज कर गए। वो, मैं उनसे 5वां कलमा पूछ लूं, नहीं बता पाएंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। 3 तलाक की लड़ाई हम लोगों ने शुरू करी, इन्होंने इस्लाम पे हमला बताया। 370 और 35A की लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने इस्लाम पे हमला बताया। बाबरी विध्वंस पे बात हुई, इन्होंने इस्लाम पे हमला बताया।
ये हर बात को अपने विक्टिम प्ले कार्ड सामने रख देते और इस्लाम पे हमला बता देते। इस्लाम तो बहुत ही खूबसूरत और शांति का पैगाम देने वाला वो धर्म है जो बहुत शानदार तरीके से उसके मानने जानने वाले लोग चला रहे हैं। तकलीफ और पेट में दर्द उनको हो रही है जो वक्फ की दुकानदारी कर रहे थे। चक्रपाणी जी महाराज जो बात कह रहे थे, मैं आगे बढ़ाता हूं। ये जो दुकानें हैं ना राजीव भाई, ये बंद होने जा रही हैं। और इन्होंने 3 तलाक में, आपको याद है हमने डिबेट करी थी, इन्हीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वकील ने औरतों को उस वक्त मंदबुद्धि कहा था और कांग्रेस के जयराम रमेश सरीके कई लीडरों ने सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने चैलेंज किया तो वो लाइन कोर्ट से हटाना पड़ा और 3 तलाक को लेके कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो शाहबानो का केस था वो सब हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कैसे राजीव गांधी की सरकार ने पलट के रख दिया। हम सारे लोग जो इस सोच को रखते हैं कि जो बिल आ रहा है संशोधित होके, और आप किस पे यकीन कर रहे हैं? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर हैं जो सिर्फ अपने मफाद की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ पूरी सरकार है जिसमें वजीर आजम है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी। वो कह रहे हैं कि आपकी मस्जिद, आपके औकाफ, आपके मदरसे, आपके तमाम जो हक हैं उस पर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं होगा। लेकिन संशोधन इसलिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जो जमीन अल्लाह के नाम पे लोगों ने दी है और अल्लाह की हो गई है, उसके बाद भी तमाम, शमून कासमी साहब ने जो बताया कि तमाम आप जब अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे और तमाम प्रॉपर्टीज पे हम कर्नाटका से लेके कश्मीर और आसाम से लेके आंध्रा तक चर्चा करेंगे। कर्नाटका और केरला में तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि पूरे के पूरे गांव को अधिग्रहण कर लिया गया वक्फ के नाम पे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक खास वर्ग, मुस्लिम वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान नौजवान जो पढ़ रहा है, जो कॉलेज जा रहा है, जिसके मन में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा है, वो चाहता है नहीं कि इस झंझट में पड़े। वो चाहता है कि वो अपनी ताकत से पैरों पे खड़े। शफीउल्लाह साहब कह रहे थे कि इन्होंने जमीन एक वक्फ कर दिया। आप ही ने नहीं, तमाम जो लोग मुस्लिम हैं, उनके खानदान के लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा से, उनके खानदान के लोगों ने वक्फ को किया जमीन कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए और लोगों के फलाह और बाबूद के लिए। आप लोगों की तरह नहीं कि उसी जमीन को अपने नाम पे करा लिया, अपना तो आपने महल बना लिया, कैसल बना लिया, करोड़ों में खेल रहे हैं और गरीब मुसलमान बेचारे 2 वक्त के खाने के लिए तड़प रहे हैं। कैसे आपने मुसलमानों के साथ, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं और आप इस्लाम पे हमला बता रहे हैं? कैसे इस्लाम पे हमला हो रहा है? आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मैंने भी पढ़ा हुआ है जनाब, मैंने भी पढ़ा हुआ है। मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मैंने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी किताबों में रहा है। संस्कृति है शफीउल्लाह साहब, ये हमारे ब्राह्मण आपके सामने, ये हमारे किताबों में रहा है। लेकिन ये लड़ाई, ये उलझाव, मैं यही समझना चाहूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान बता देते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, जयराम रमेश ने, सदन में हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। टीडीपी बताए वक्फ बिल पर उसका क्या रुख है। खुद को सेकुलर कहने वाले अब क्या करेंगे? जयराम रमेश ने अब साफ कर दिया है कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिस पर बहुत ज्यादा विपक्ष इस वक्त अपनी नजरें गड़ाए है क्योंकि उसका अब तक का रवैया कुछ ऐसा रहा है जिससे उससे उम्मीदें बनती हैं, तो वो सरकार के खिलाफ जाएगा। अगर चला जाता है और टीडीपी के साथ रामविलास पासवान की पार्टी चली जाती है या टीडीपी के साथ और पार्टियां निकलती हैं साथ वाली, तो ये लोकसभा में पीछे रहने पर मजबूर करता है। बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है? जयराम रमेश जी का ये बयान इस बात को साफ करता है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है। पूजा त्रिपाठी, यानी कांग्रेस
अपने विरोध को तो सामने रखेगी सदन के अंदर, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें उन पार्टियों से बहुत ज्यादा हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं और बड़ी तादाद में जिनके पास सांसद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। पूजा, देखिए राजीव जी, ये बात मैं शुरू में भी कहना चाहती थी। राजीव जी, मुझे आप कब मौका देंगे? आपको इस पैनल में आप मुझे बिठा के छोड़ दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, इस्लामिक स्कॉलर, सबको बुलाया, हिंदू धर्म गुरु को। आपको एक जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे उनका स्टैंड क्या है। वो टीडीपी जो लोकसभा चुनावों के टाइम, जो विधानसभा चुनाव में 4% मुस्लिम आरक्षण को सिक्योर करने की अपने सर की कसम खाते हैं, वो जेडीयू जो जिनका माइनॉरिटी पूरा का पूरा एक बजट होता है, वो वक्फ बिल पे क्या स्टैंड रखना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इन्हीं के बैसाखियों पर खड़ी है। हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको बताया किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आक्रमण है, किस तरह हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा पर आक्रमण है। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एसपी हो, सबका स्टैंड क्लियर है। लेकिन हम बिल्कुल ये बेहद अच्छे तरीके से ये जानना चाहते हैं कि जेडीयू, टीडीपी इस बारे में क्या सोचती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले किसी समिट में चिराग पासवान से जब ये हिंदू मुस्लिम वाली बात पूछी गई थी, तब उन्होंने एंकर को पूरा झकझोरते हुए कह दिया था कि आप ये मुद्दे बात करने के लिए नहीं है। तो यानी मैं ये मानूं कि आपका जो पूरा स्टेक है वो टीडीपी, जेडीयू, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी, इन सब पर बहुत तगड़ा स्टेक है कांग्रेस का। हम देखना चाहते हैं कि जेडीयू, टीडीपी अपने इलेक्टोरेट को, अपनी जनता को जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो उसके हक के लिए खड़ी होती है कि नहीं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल सही है और कांग्रेस पे स्टेक नहीं कर रही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या सरकार में रहने के लिए दोगले बनेंगे, क्या ये जिन्होंने जो चुनावों के वक्त वादा किया है, ये जो आज भी नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में गए थे ईद मिलन कार्यक्रम में, उन्होंने काफी इफ्तार की भी उनकी फोटोज आई हैं, क्या वो अपने इलेक्टोरेट के साथ इंसाफ करेंगे या फिर वही सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके से ये लोग करते हैं वो करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी लग रही है पूजा जी, कांग्रेस की, और कांग्रेस एनडीए के सहयोगियों पर जो प्रेशर क्रिएट किया है। शफीउल्लाह साहब, नहीं, शफीउल्लाह साहब बड़ी देर से मेरे साथ हैं। शफीउल्लाह साहब बताएं। राजीव जी, पहले ये बताइए, जब आप 3-4 लोगों को प्रो बीजेपी, प्रो वक्फ बिल के बात करने के लिए मौका दिया, उनका जवाब देने के लिए क्या मुझे वो 3 लोगों को जो टाइम दिया था उतना टाइम देंगे? नहीं शफीउल्लाह साहब, अगर नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे बिठा के छोड़ दिया आप। मैं पूरी इज्जत के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर मेरे मेहमान हैं और एक करके सबके पास जाना मेरे लिए जरूरी है। मैं केवल आपके रिबटल के लिए बाकियों को काट नहीं सकता, आप अपनी बात रखें। हाँ ठीक है, नहीं मेरी बात में अगर टाइम नहीं है तो मैं नहीं रख सकता। नहीं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हर बार मैं आपके पास आता रहूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरों का भी जगह है, उनका भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है और उनको भी वक्त देना मेरे लिए जरूरी है। राजीव जी, सफीउल्लाह साहब, तो मैं समझता हूँ आपकी बात सही है। तो सीधा सा स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि इस्लाम पे हमला है, अब तो बात ही खत्म हो गई। वो तो चाहते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि इस्लाम पे आप ही कर रहे हैं। अब जो उनको ही मौका दीजिए राजीव जी, उनको ही मौका दीजिए। गुड बाय। मैं क्या कर सकता हूँ? गुड बाय, एक मिनट, ठीक है, स्कॉलर थोड़े होगा। गुड बाय। चक्रपाणी जी, अरे वो बीच में बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। चक्रपाणी जी थोड़ा इंतजार करें। स्कॉलर थोड़े होगा। चक्रपाणी जी थोड़ा इंतजार करें। हाँ ठीक है, उन्हें बोलने दें। चक्रपाणी जी बोलने दें। यासिर साहब भी हमारे बोलिए शफीउल्लाह साहब, बोलिए। आप ज्यादा इंतजार करेंगे या आप मुझे चैलेंज करते रहेंगे तो नहीं होगा। बोले शफीउल्लाह साहब। मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, राजीव जी। आप जिस तरह से कर रहे हैं, मैं गुड बाय बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। भाई जो जवाब देने के लिए तीनों का मुझे टाइम दीजिए, वरना उनको बात कर रहे बीच में बात करने दीजिए। मैंने बात ही नहीं किया उनके बीच में। आज तो इतना पवित्र दिन है आपके लिए, आज ही अगर नफरत और जहर खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? चक्रपाणी साहब, मैं एक बार और मौका दे देता हूं आपके। शफीउल्लाह साहब को लग रहा है कि मैं मौका नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पर पूजा जी भी सब समझ रही है, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। शफीउल्लाह साहब अभी भी अपनी बात रख सकते हैं, आप मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज तो देखिए वही खाए होंगे, फिर देखिए राजू जी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज, फिर भी आप तीखा बोल रहे हैं। मीठी सेवई खाने के बाद भी इतना तीखा जहर घोल रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना।
आपको हमें लगता है देश की बातें करनी बोलने चाहिए, दीजिए, देश को आगे रखने बोलिए, की आप बोलिए। जिस तरह की चक्रपाणी महाराज, नफरत और घृणा चक्रपाणी वाली भाषा महाराज, को ठीक प्रयोग है, कर ठीक रहे है, हैं, ठीक है, इस्लाम पे चक्रपाणी, हमला आप बता रहे हैं। ठीक यह है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी है सोच राजीव है। जी ना। चक्रपाणी महाराज, वो बोलिए, उनकी बोलिए, सोच है, उन्होंने बोलिए। इस्लाम पर हमला बताया, वो अपने अपने बातों को रखेंगे। मेरी शफीउल्लाह साहब बोलें, अब मैं उम्मीद करूंगा सब सुनेंगे। जी जी। नहीं साहब, बीच में तीनों की बातों में मैंने बीच में आप एक बात भी प्लीज नहीं बोले, कही। मैंने आप और हाथ मैं इनकी जोड़कर सबकी रिक्वेस्ट इज्जत कर करता ली हूं, कर रहे हैं यार। लेकिन वो नहीं रुकेंगे ना साहब। आप उनको बोलने दे रहे हैं ना मेरे बीच में। शफीउल्लाह साहब, अगर इस तरीके से आप डिबेट को आप चलाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। शमून काजमी साहब, आप बताएं इस बारे में। अब तक जो बातें सामने आई हैं, शमून काजमी साहब, मैं चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शमून काजमी साहब, शमून काजमी साहब, इसमें अलग अलग बदलावों के प्रस्ताव जो कि जेपीसी से सामने आए थे, वो सामने हमको पता चले हैं, लेकिन अभी उसमें क्या है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर इस सब में कुछ चीजें ऐसी शामिल होती हैं जहां पर किसी भी तरीके के समस्या या किसी भी तरीके की फ्यूचर में पाबंदी या किसी भी दिक्कत को दूर करने वाली बात होती है, तो क्या उसका होना ठीक समझा जाए बदलाव के दौरान जो नया संशोधन आ रहा है? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये अन्याय किसी के साथ नहीं करेगी। और पहले जैसे अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू जी ने कहा है कि आप पहले बिल में तो उसे इंट्रोड्यूस तो होने दीजिए, आप उसके प्रावधान को गहराई से पढ़िए तो सही। आप ये हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रणाली में अपनी बात आप रख सकते हैं, मगर आप इस तरह का आरोप लगाना कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर तमाम वर्गों को शामिल किया है और हर वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें शांतिपूर्वक, शालीनता पूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहिए। आपको उम्मीद है, उस बिल को, शमून काजमी साहब, आपको उम्मीद है कि ये हो पाएगा? खैर, बड़ी खबर ये है कि काली पट्टी बांधने पर किरेन रिजिजू ने सवाल उठाए हैं। काली पट्टी बांधने के लिए उकसाना ठीक नहीं है, सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाना गलत है। किरेन रिजिजू का बयान, वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, जाहिर सी बात है, सरकार का हिस्सा है, किरेन रिजिजू मंत्री हैं, तो वो इस तरीके की बात सामने रख रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें उनकी तरफ से आ रही हैं कि लिए इस तरीके से उकसाना ठीक नहीं है और ये सब मुसलमानों के हक में है। यासिर जिलानी, इससे पहले सुन लेते हैं किरेन रिजिजू ने कहा क्या। समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया।
यासिर जिलानी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। यासिर जिलानी, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेली नहीं है और उसने आपके सहयोगी उन पार्टियों को उनके वोटर्स का चेहरा दिखाते हुए चैलेंज किया है कि वो अपना रुख साफ करें, स्पष्ट करें इसके ऊपर। आपको क्या लगता है, सदन में आपकी स्थिति मजबूत है इस पर या फिर उसमें कुछ डामाडोल स्थिति हो सकती है? देखिए, पिछले 10-11 साल से तो लगातार जयराम रमेश राहुल गांधी को सदन के अंदर शर्मसार करते रहे ऐसे बयानों को देके। वो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलना है और कांग्रेस हमेशा बैकफुट पे आ जाती है जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। आप समझिए कि जब केंद्रीय मंत्री क्लियर कट आप सबको समझा रहे हैं, तमाम भारत के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आपके किसी भी ताकत के ऊपर, आपके किसी भी वक्फ औकाफ से रिलेटेड किसी भी एक बिंदु पर भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है, ना उसको खत्म किया जाएगा ना उसको कम किया जाएगा। जो स्थिति अभी कल थी, जो स्थिति आज है, वही कल रहेगी, ये सरकार कह रही है। अब ये सवाल पूछ रहे हैं जेडीयू से, ये सवाल पूछ रहे हैं यासिर भाई, यही सवाल तो मेरा भी आपसे है कि क्या इस बात का कंफर्मेशन है कि वो उसी लाइन पर रहेंगे जिस पर आप हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि हमने 3 तलाक से लेके और अभी हाल फिलहाल औरंगजेब जैसे आक्रांता के ऊपर जब चर्चा हुई है तो इन लोगों को हार का सामना करते हुए देखा है, क्योंकि सरकार की मंशा सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की बात को करते हुए आगे बढ़ रही। वो 140 करोड़ भारतीयों को एक तरीके से देखती है। एक आंख से अगर आपको देखती है तो दूसरे आंख से भी आप ही को देखती है। तो 140 करोड़ को सम्मानित सरकार कर रही है, सबके हक, सबके अधिकार का पूरा सम्मान कर रही है। ठीक है, पूजा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। पूजा जी, संक्षेप में अपनी बात, बाकियों के पास भी जा रहा हूं। पूजा जी तो मुस्कुराएंगी जयराम रमेश जी ने जो उनको फंसाया हुआ है। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तो तब जिक जाता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, जब शमशान कब्रिस्तान होता है, जब बजरंग बली अली का डिबेट आ जाता है, जब इन्हीं के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मियां मुसलमान पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से कहते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। तो इस देश के मुसलमान, अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आपका पाकिस्तान बना दिया, हमने पाकिस्तान बना दिया। इस देश का मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप और हम, और इस देश के मुसलमान को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, यह देश संविधान से चलेगा। और अभी मैंने कांग्रेस चक्रपाणी महाराज शायद आपको रिबट कर रहे हैं। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए राकेश जी, पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी तो मजबूरी है राजीव जी, ये तो बोलेंगी ही। अब वो फंसी पड़ी है उस कांग्रेस में तो क्या बोलेंगे, लेकिन अगर इनकी अंतरात्मा की आवाज से सुनिए तो बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस ने ही तो देश का विभाजन कराया, दूसरे तो किसी ने कराया नहीं। हम तो सिर्फ जो बैठे थे पहले वाले इस्लामिक स्कॉलर, उनको मैं बोल रहा था आज सेवई इतना अच्छा दिन है, मीठे मीठे सेवई खा के कम से कम अच्छी बातें बोलनी चाहिए, तो वो इस्लाम पे हमला बता रहे थे हमारे। जबकि 2 इस्लामिक स्कॉलर हमारे भाई बैठे, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमेशा अपनी बात रखते हैं। तो बात अपनी रखो, अपनी जो कोई आपत्ति है तो रखिए, लेकिन एक मर्यादा में बोलिए। अब जैसे आप ही हो, आप तो देश की बेटी हो, आप अच्छी रख रही हो, लेकिन इस बात को समझिए कि देश हित में क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। और कांग्रेस की एक पता नहीं क्या समस्या होगी कि मोदी जी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ने लग रहे हैं। खैर ये एकदम अलग मुद्दा हो जाता है। शमून काज़मी, 10 सेकंड आपके लिए। उम्मीद कितनी है? क्या आपको लगता है पास होगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं तो पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम घर के अंदर पैदा हुए, उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ना कोई आईएएस ना कोई नेता उनके यहाँ पैदा हुआ। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो सैनिक पुत्र। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अगर ये थोड़ा अच्छा काम करते तो आज इन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और आज भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है तो वो आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तब जो किया अब जो किया ये अलग बात है। सदन में तय होगा, सदन में तय होगा कि कांग्रेस जो बात कह रही है वो कांग्रेस के फेवर में जाती है इस मुद्दे पर। तीर भी निकलेंगे, अब वो देखेंगे सभी लोग, मैं भी देखूंगा, आप भी